सो वेलकम गाइस। आज हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि थोड़ा सा गैप हो गया है, तो एक बार थोड़ा सा आपको रिवाइज करा दूं कि लास्ट क्लास में जो है हमने क्या किया था। तो हमने गॉस लॉ तक के टॉपिक को कवर अप किया था और आज की क्लास में हम उसके एप्लीकेशंस को देखेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आप लोगों को एक चीज मैं बता दूं कि जो समेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हम करते थे कि ओवरऑल किसी भी एरिया में if you want to calculate the total electric field throughout any particular area, तो अभी तक कुछ पोर्शंस में हमने क्या किया कि समेशन, छोटे छोटे पोर्शंस को सम अप कर दिया जाए तो वो क्या हो जाता था, पूरे एरिया का इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आता था। तो ये हर जगह जो है पॉसिबल नहीं है इस थ्योरी को अप्लाई करना। तो कुछ सिमेट्री जहां पे होता है, सिमेट्री इन शेप, वहां पे हम डायरेक्टली गॉस लॉ के एप्लीकेशंस को अप्लाई करके इलेक्ट्रिक फील्ड थ्रू आउट द एरिया निकाल सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ सिमेट्रिकल शेप के लिए हम गॉस लॉ के एप्लीकेशंस देखेंगे। तो हमारा फर्स्ट एप्लीकेशन है फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर। एक बहुत ही लंबा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड वायर, उसकी वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा। यूनिफॉर्मली चार्ज्ड लॉन्ग स्ट्रेट वायर मीन्स सपोज दिस इज अ वायर। ये डॉटेड लाइन से ऊपर और नीचे मैंने इसे मार्कअप कर दिया है। इसका मतलब है कि ये वायर ऊपर की ओर भी काफी बड़ा है और नीचे की ओर भी काफी बड़ा है, और इस लॉन्ग स्ट्रेट वायर पे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। सपोज मैंने बोल दिया पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पूरे के पूरे वायर पे पॉजिटिव चार्ज है। तो इस पूरे वायर की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होता है ये आपको फाइंड आउट करना है। तो ये हम फाइंड आउट करेंगे विद द हेल्प ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे और इस पूरे वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को हम निकालने की कोशिश करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल एक अजम्पशन ले लीजिए कि कंसिडर अ गॉसियन सरफेस विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप विच इंक्लूजेस दिस वायर। एक सिलेंड्रिकल शेप का गॉसियन सरफेस ले लीजिए जो कि इस वायर को एनक्लोज करता हो। सपोज दिस इज माय गॉसियन सरफेस, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है, जिसका ये रेडियस r है, ये लेंथ l ले लीजिए, ठीक है, ओके। तो आपको इस वायर की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अच्छा, तो जो भी छोटा मोटा अजम्पशंस है, थ्योरेटिकल पोर्शन आप खुद से लिख लेंगे। क्या होगा, कंसीडर अ सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस having radius r and length l which overall encloses this long straight wire। ठीक है, इस वायर को ये एनक्लोज कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, तो मुझे बताएंगे कि इस गॉसियन सरफेस से ओवरऑल टोटल फ्लक्स कितना एनक्लोज हो रहा है। टोटल फ्लक्स थ्रू दिस गॉसियन सरफेस कितना होगा। तो ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा निकालना। अच्छा, बहुत आसान है, मुश्किल नहीं है। सबसे पहले तो ये हमको समझना है कि पॉजिटिव चार्ज वाला एक हमारे पास वायर है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरफ जाएगा, ऑब्वियसली बाहर की ओर, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है या तो इस तरफ होगा या तो इस तरफ होगा, ठीक है। तो अब ओवरऑल अगर आपको टोटल फ्लक्स निकालना है इस गॉसियन सरफेस से, तो इसे मैं क्या करता हूं, तीन पार्ट्स में ब्रेक कर देता हूं। सपोज इसे मैं बोल देता हूं सरफेस नंबर 1, दिस इज सरफेस नंबर 2 एंड दिस इज माय सरफेस नंबर 3, ठीक है। तो अगर मैं फ्लक्स इस सरफेस से, ठीक है, अब बोल रहा है कि इस सरफेस से टोटल फ्लक्स कितना है, तो आपने बोला यहां से फ्लक्स निकाल लो, प्लस यहां से फ्लक्स निकाल लो, प्लस ये कर्व सरफेस एरिया, यहां से फ्लक्स निकाल लो। तीनों जगह से फ्लक्स निकालने के बाद ऐड कर दे तो आप क्या बोलेंगे, इस टोटल सरफेस, इस टोटल मटेरियल से कितना फ्लक्स एनक्लोज हो रहा है ये हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो टोटल फ्लक्स इज φ1 प्लस φ2 प्लस φ3, ठीक है। सो टोटल फ्लक्स enclosed by Gaussian surface
इज फाई, टोटल मैंने नाम दे दिया इसे, ये कितना हो जाएगा फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। अब इंडिविजुअली फाई निकाल लीजिए, फाई 1 फाई 2 फाई 3। अच्छा, फाई का फॉर्मूला क्या पढ़ा था हमने, ई डी एस कॉस थीटा, है कि नहीं। अच्छा, तो हर एक पॉइंट पे ई और डीएस का डायरेक्शन निकाल लीजिए। चलिए फर्स्ट वाले के लिए, ठीक है, ई किधर होगा, या तो इस तरफ या तो इस तरफ, किधर भी ले लीजिए, ठीक है। डीएस का एंगल मैंने क्या बोला था, ई डीएस कॉस थीटा। डीएस हमेशा आप क्या करेंगे, यूनिट वेक्टर एक ड्रॉ करेंगे परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ठीक है। जैसा भी आपका सरफेस होगा, इस सरफेस पे परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर आपको ड्रॉ करना है। सो दिस इज ई, दिस इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द सरफेस एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। सिमिलरली सेकेंड सरफेस के लिए भी आप चाहे तो कर सकते हैं। ये आपका ई का डायरेक्शन हो गया, इधर कर ले या इधर, एक ही बात है। और इस पे परपेंडिकुलर कैसा होगा, ये सरफेस है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर, तो ये हो गया आपका यूनिट वेक्टर है, दिस इज ई, और यहाँ पे एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री। अच्छा, कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं, तो कर्व सरफेस एरिया पे ई का डायरेक्शन बाहर की ओर, ठीक है, और डीएस दैट इज यूनिट वेक्टर इज ऑल्सो बाहर, ठीक है, कर्व सरफेस पे परपेंडिकुलर, तो ये भी बाहर की ओर, ठीक है। तो इन दोनों के बीच एंगल यहाँ पे कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, और यहाँ पे भी एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स निकल करके क्या आ जाएगा आपका, ई डेल एस कॉस थीटा 1 प्लस ई डेल एस कॉस थीटा 2 प्लस ई डेल एस कॉस थीटा 3। यहां पे देखेंगे थीटा 1 ये 1 था, ये 2 था, ये 3 था। अब 1 और 2 में 90 आ रहा है, 90 cos 90 कितना होता है, cos 90 हो जाता है 0, तो ये वाला टर्म 0 हो जाएगा, 1 0 हो जाएगा, ये 2 भी 0 हो जाएगा, और ई डेल एस कॉस, यहां पे एंगल कितना है 0, cos 0 कितना होता है 1 होता है, तो ये कितना आ गया ई डेल एस। सो टोटल फ्लक्स इज ई डेल एस। अच्छा, डेल एस की बात करते हैं। ओके, डेल एस सरफेस एरिया, ये सरफेस एरिया कौन सा है, सरफेस एरिया थर्ड वाला है ये, ठीक है, ये थर्ड वाला है ना, ठीक है, थर्ड वाला है ये तो अंडरस्टूड है। थर्ड वाला सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है 2 पाई आर एल, तो ई इंटू 2 पाई आर एल भी कह सकते हैं। और फाई का फॉर्मूला क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ये तो था गॉस थ्योरम, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। अच्छा, Q ये क्या है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आपको अगर याद हो, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था लैम्डा होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इज लैम्डा। सो लैम्डा का फॉर्मूला भी आपको बताया था मैंने, क्या बताया था, Q अपॉन एल, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा एल, डेल आप छोड़ दे तो ये हो जाएगा। सो Q इज इक्वल्स टू लेमडा एल भी कह सकते हैं हम, तो यहाँ पे Q की जगह मैं लेमडा एल लिख सकता हूँ, लेमडा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल्स टू ई इंटू 2 पाई आर एल। एल से एल कैंसिल हो जाएगा, ई की वैल्यू आपको निकालना था, तो ई इज इक्वल्स टू ये 2 पाई आर को नीचे भेज दीजिए, ये क्या आ जाएगा 1 अपॉन 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा ऊपर, ठीक है। तो ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला निकल करके आता है, चाहिए तो आप इसे नोट डाउन करके रख लीजिए, ठीक है। सो दिस इज द अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेटेड बाय अ यूनिफॉर्मली स्ट्रेट इनफाइनाइट चार्ज्ड वायर, ठीक है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखना हो तो वेक्टर फॉर्म में यहाँ पे बस एक यूनिट वेक्टर एन लग जाता है और कोई चेंज नहीं होता, ठीक है। इतनी सी चीज क्लियर है आपको, चलिए ठीक है। वीडियो को पॉज करके लिखना चाहें तो आप ये कर लीजिए, चलिए ठीक है। तो अब नेक्स्ट जो हमारा एप्लीकेशन है वो देखते हैं। दिस इज सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड इनफाइनाइट प्लेन शीट। अब एक इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको
कैलकुलेट करना है। अच्छा, डायग्राम बना के बताइए। बिल्कुल समझाते हैं। सपोज ये आपके पास एक इनफाइनाइट प्लेन शीट है। इनफाइनाइट प्लेन शीट यानी कि बहुत ही बड़ा, ठीक है। आप कुछ यही ये बोर्ड को ही समझ लीजिए, एक प्लेन शीट जो कि बहुत बड़ा है, ठीक है। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कैलकुलेट करना है। सपोज दिस इज माय प्लेन शीट जिसपे यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। अच्छा देखिए, हर बार जो टर्म आप देख रहे हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ये नॉन यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कोई भी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है। उसमें काफी कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। वहां पे पैच बाय पैच आपको कैलकुलेशन करना होता है और फिर उसका सम अप करना होता है। एक एक छोटे छोटे पैच का इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल करके उसे समेशन रूल से आपको सम करके टोटल वैल्यूज निकालनी होती है। तो वो जो कैलकुलेशन वाला पोर्शन है, आप जो है एमएससी के लेवल पे देखेंगे। अगर आप फिजिक्स से करते हैं तो एटलीस्ट एमएससी के लेवल पे देखेंगे या फिर इवन इन द पीएचडी लेवल्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास 12th में आपको बहुत ही बेसिक एकदम यूनिफॉर्मली चार्ज्ड एक शीट है, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो, ये बस आपके पास टॉपिक है, ठीक है। और कुछ लोग बोलते हैं कि बहुत सर डिफिकल्ट है ये डेरिवेशंस। देखिए, डेरिवेशंस कुछ भी नहीं है, मैथ्स का एक फॉर्मूला और जैसा आप करते चले आए हैं दैट इज इंटीग्रेशन, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। इंटीग्रेशन भी क्या है, बस साइन ही तो है और कुछ भी नहीं है, और फॉर्मूले एक दो फॉर्मूले बस, और कुछ नहीं, ठीक है। तो इस शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। अगेन स्टार्टिंग हमारा फर्स्ट पॉइंट हमेशा क्या होता है, कंसिडर अ गॉसियन सरफेस विच इज पासिंग थ्रू दिस शीट, ठीक है। तो एक स्फेरिकल गॉसियन सरफेस आप इमेजिन करिए, ओके, जैसे कि आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा। सपोज दिस इज अ शीट, ठीक है। यहां पे पूरा यूनिफॉर्मली चार्ज्ड शीट है। ये एक गॉसियन सरफेस सिलेंड्रिकल ऐसा इमेजिन करिए जो कि इस शीट से बीच से ऐसा होते हुए जा रहा हो, ये हाफ इस तरफ हाफ इस तरफ, ठीक है। समझ में आया आपको? तो इसी तरीके से मैं यहां पे डायग्रामेटिकली आपको समझा दूं कि ये शीट है, इस शीट से ऐसा आपको इमेजिन करना है कि एक गॉसियन सरफेस पास हो रहा है विच इज सिलेंड्रिकल इन शेप, ठीक है। अच्छा, इसको अगर सिमेट्री में देखना चाहें, ऐसा कुछ आपका प्लेन है, सपोज ये शीट है, ये शीट है, इसके ऊपर चार्जेस हैं, ठीक है। और इस शीट से ऐसा एक सिलेंड्रिकल सरफेस पास हुआ है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, ठीक है। ये ऐसा, इसी डायग्राम को मैंने इस फॉर्म में बताया ताकि थोड़ा सा इजी हो जाए समझने में, ठीक है। दोनों एक ही चीज है, ओके। अच्छा, अब आपको इस इनफाइनाइट प्लेन शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो क्या करिए, इस गॉसियन सरफेस के थ्रू ओवरऑल फ्लक्स निकाल लीजिए, कितना पास हो रहा है इस चार्जेस की वजह से, ठीक है। तो कितना पास होगा, तो अगेन आपके पास तीन सरफेस है, ठीक है। दो आपके साइड वाले और एक आपका कर्व सरफेस एरिया, ठीक है। तो फिर से नेमिंग दे दीजिए, 1 2 3। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, सबसे पहला देखिए डेरिवेशन बनाने, ये सारे डेरिवेशन करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड और यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन डाल दीजिए, डायरेक्टली आपके पास सारे आंसर्स आ जाएंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन यहाँ पे इस तरफ होगा, इस पॉइंट पे इस तरफ होगा, और कर्व सरफेस एरिया पे ऐसा होगा, ठीक है। यूनिट वेक्टर यहां पे ऐसा ही होगा, यहां पे यूनिट वेक्टर ऐसा ही होगा, और ये कर्व सरफेस पे यूनिट वेक्टर ऐसा होगा। इसके बीच एंगल कितना हो गया, यहाँ पे 90 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 0 डिग्री, यहाँ पे एंगल कितना हो गया 0 डिग्री। सो θ1 θ2 0 आ रहा है, θ3 90 डिग्री आ रहा है, ठीक है। तो अगेन वहीं से स्टार्ट करते हैं, दैट इज टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस। अगेन आपको बार बार बोल रहा हूं, जो थ्योरेटिकल पोर्शन है वो आप खुद से लिखेंगे, ठीक है। टोटल फ्लक्स थ्रू गॉसियन सरफेस, फाई टोटल इज इक्वल्स टू φ1 प्लस φ2 प्लस φ3। ये क्या हो जाएगा, सरफेस इंटीग्रेशन E
del s cos थीटा 1 प्लस E del s cos थीटा 2 प्लस E del s cos थीटा 3। ठीक है। अच्छा, थीटा cos 90 वाला, cos 90 तो डायरेक्टली जीरो हो जाएगा, तो ये तो जीरो हो गया। ठीक है, तो डायरेक्टली ये क्या आ जाएगा, ई डेल एस कॉस थीटा 1 प्लस ई डेल एस कॉस थीटा 2, दोनों के दोनों क्या है, जीरो जीरो है, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो ई डेल एस प्लस ई डेल एस। तो डायरेक्टली इसको मैं क्या लिख सकता हूं, 2 ई डेल एस, डायरेक्ट मैंने कर दिया, ये वाला टर्म जीरो हो गया, ये और ये 1 हो जाएगा, तो ई डेल एस प्लस ई डेल एस 2 ई डेल एस हो गया। ठीक है, तो ये आपका आ गया 5 टोटल इज इक्वल टू 2e डेल एस। ठीक है, तो 2e सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा एस, ऐसा लिख सकते हैं। तो डेल्टा एस का इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये पूरा सरफेस। ठीक है, इस साइड की बात हो रही है। ठीक है, तो मैंने सपोज बोल दिया इसको एरिया ए ही टर्म दे देता हूं। ठीक है, अभी फॉर्मूले में नहीं जाता, डायरेक्टली मैंने बोल दिया कि ए। क्यों ऐसा किया मैंने, क्योंकि इस तरफ भी एरिया का आपका एक टर्म आएगा, डायरेक्ट कट जाएगा, तो आपको इसके फॉर्मूले में जाके इसके मैथमेटिकल टर्म्स को थोड़ा और टिपिकल बनाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आ जाता है। फाई का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज इक्वल टू 2e a। ठीक है, अब ये क्या था आपका चार्ज, कैसा था, एक सरफेस था, तो हमने पता किया था सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सिग्मा इज इक्वल टू क्या था, क्यू अपॉन ए। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू यहां से क्या निकल के आ जाता है, सिग्मा ए। क्लियर है। ठीक है, तो Q इज इक्वल टू क्या निकल के आ गया, सिग्मा ए, तो डायरेक्टली यहां पे रख देंगे सिग्मा ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 2e a। देखिए एरिया से एरिया कैंसिल हो गया, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। ठीक है, तो E का फॉर्मूला डायरेक्टली यहां से क्या निकल के आ जाएगा, 2 नीचे चला जाएगा, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये पॉइंट याद रखिए, वेरी इंपॉर्टेंट। अभी आपने देख लिया कि एक शीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना जनरेट होता है, तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसी चीज को आप वेक्टर के फॉर्म में लिखेंगे तो मैंने क्या बताया था, यूनिट वेक्टर बस एक्स्ट्रा यहां पे लग जाता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा सेकेंड एप्लीकेशन, दैट इज फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज्ड प्लेन शीट। ठीक है, करना चाहे तो इसका डेरिवेशन कर लेंगे। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही। इसका एक और एप्लीकेशन देखिए, आपके एनसीईआरटी की बुक में यहां तक ही आपको मिलेगा, बट इससे एक और अपग्रेडेड पोर्शन होता है, जब एक के बजाय 2 शीट हो, दोनों पे पॉजिटिव चार्ज हो या दोनों पे नेगेटिव चार्ज हो या फिर एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव चार्ज हो, तो उससे भी रिलेटेड काफी क्वेश्चंस आए हैं, उनसे न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, उनके डेरिवेशंस भी आए हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम ये टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, थैंक यू।